हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइस, हम कर रहे हैं पीटी 365 की सीरीज़ और इससे पहले हम कर चुके हैं पॉलिटी का पीटी 365 कंप्लीट। आप प्लेलिस्ट से कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट इकोनॉमी का पीटी 365। अभी हम वीडियो वाइज करेंगे 4 से 5 वीडियो में। उसके बाद जैसे कि पीटी 365 पॉलिटी का हमने कंपाइल की थी सारी वीडियोस एक वीडियो में फुल, उसी तरीके से हम बाद में इसे कंपाइल कंपाइल कर देंगे। और गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और बस अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, जैसे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। और यूपी पीसीएस का भी मैंने कवर किया है कि यूपी पीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो अच्छे से अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है इसका इंडेक्स और इस वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 1, 2 और 3 ये दोनों कर लें। वैसे इतना ही हो पाएगा एक वीडियो में और बाकी वीडियो हम बाद में करेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम फर्स्ट सब टॉपिक है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन इन इंडिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा ना वही हम पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पज से, ठीक है? वैसे तो इम्पोर्टेंट ही होता है मोस्टली उसमें, लेकिन जो टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे कि हम कम टाइम में इसको पीटी 365 को कंप्लीट कर लें। तो देखिए, प्रेजेंटली जो जीडीपी कैलकुलेशन इनमें होती है ना इंडिया में, वो दो बेसिस पे होती है। एक तो रियल और नॉमिनल जीडीपी निकलता है। तो क्वार्टरली क्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस पे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है। और करंट प्राइसेस जीडीपी होती है, उसको बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस मतलब होता है कि एक बेस ईयर होता है, उससे उसको कंपेयर करके जो है वो करा जाता है, जीडीपी की ग्रोथ वगैरह निकाली जाती है। और उसका बेस ईयर का क्या है? 2011 टू 12 है जीडीपी का। जीडीपी डिप्लेटर भी एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है। जीडीपी डिप्लेटर होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। और ये क्या रिवील करता है? इट रिवील द इंक्रीज इन जीडीपी दैट हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। 3 अप्रोचेस होती हैं जीडीपी कैलकुलेशन में। एक तो होती है प्रोडक्शन अप्रोच, एक होती है इनकम अप्रोच और एक होती है एक्सपेंडिचर अप्रोच। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सीधा यूट्यूब पे जाइएगा और ये जीडीपी कैलकुलेशन अप्रोच आगे डाल के यूपीएससी कोई भी एक स्टडी आईक्यू हो गया, फोरम आइज हो गया, किसी ने भी एक समझा के रखा होगा, एक वीडियो होगी छोटी-सी 10 से 15 मिनट की, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? जीडीपी कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस देखिए क्या हुआ इन 2015 सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने इंट्रोड्यूस किया न्यू सीरीज को। बेस ईयर जो हो गया जीडीपी सीरीज का वो रिवाइज कर दिया गया 2004-5 से, अब क्या है 2011-12 है। इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से। अब मोस्टली इश्यूज ये आते हैं, हम लोग जो बोलते हैं कि जीडीपी है वो गुड मार्कर नहीं है मेजर डेवलपमेंट का। तो क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वो उसमें अपने में नहीं करता है इंक्लूड एक्सटर्नलिटीज, जैसे कि क्राइम हो गया, पॉल्यूशन इनइक्वालिटीज हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्स का, वो अकाउंट नहीं करता। एंड इट इज डज नॉट measure aspect like environmental protection, family bonding. GDP also includes socially negative activities if it generates economic output. ठीक है? अगर जैसे कि मान लो कि एग्जांपल है, अगर कोई मनी स्पेंड किया गया रिपेयर वर्क आफ्टर द ट्रेन ट्रेन जो है वो क्रैश हो गई है, तो उसे ना जीडीपी में कर लिया जाएगा इंक्लूड। तो इसलिए बोलते हैं सोशली नेगेटिव एक्टिविटी। नॉन इंक्लूजन ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ पीपल लाइफ, जैसे कि स्टेट ऑफ हेल्थ हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा। चैलेंजेस क्या है करंट जीडीपी कैलकुलेशन में? एक तो आउटडेटेड डाटा है बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स का, अकाउंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क जैसे कि हाउस होल्ड वर्क को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग रिलीज करता है नेशनल एमपीआई, और जो ग्लोबल एमपीआई रिलीज करता है वो कौन करता है? इट करता है यूएनडीपी और ओएचपीआई, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? पॉवर्टी से क्वेश्चन है रिलेटेड, तो ये देखिए यूपी पीसीएस में ऑलरेडी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो एग्जाम में जो ऑप्शन में था प्लानिंग कमीशन, और अभी इस टाइम कौन कर रहा है फिक्स? जो कर रहा है पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, तो उसके प्लेस पे कौन आए हैं? हम, नीति आयोग। और इंडिया में फर्स्ट ऑफिशियल रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन एट नेशनल लेवल इंट्रोड्यूस इन 1979 बाय वाई के अलग कमेटी। देखिए, वाई के अलग जी का जो है ना अभी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी कमेटी में कितना एस्टिमेशन दिया था रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइन का, कितने पैसे बताए थे, क्या क्या बताया था, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और प्री इंडिपेंडेंस टाइम में जो है किसने कैलकुलेट की थी पॉवर्टी लाइन रूरल और इनकम के बेस पे, रूरल और
अर्बन में दादाभाई नौरोजी ने किया था। मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो एक तो हेड काउंट रेशियो होता है, कैलोरी इनटेक भी होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं था इसमें आंसर। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टीप डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में, जो कि क्या हुआ है 29.17% से आ गया है 11.23%। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टीप, स्टीडली, इस तरीके से, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और 24.82 करोड़ इंडियन जो है वो निकल चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इन लास्ट 9 ईयर्स में। पेस ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो वाज मच फास्टर, जो है पिछले टाइम से इस टाइम पे ज़्यादा तेज है। किस तरीके से निकले हैं वो लोग वहाँ से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान सॉ फास्टेस्ट रिडक्शन इन प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर। अब ये देखिए, ये एग्जाम में आ जाता है, यूपीएससी में भी एक दो इंडेक्स रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया है कि कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग जो है ना उसने हाईएस्ट डेप्रीवेशन लेवल देखा है ऑफ डेप्रीवेशन का। और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक अकाउंट हैव द लोएस्ट डेप्रीवेशन लेवल। ये भी देखेंगे हम कि ऑल 2012 जो इंडिकेटर्स हैं हमारे नेशनल एमपीआई में, इट शो अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन। India is on track to achieve a Sustainable Development Goal target point 1.2, that is reducing multidimensional poverty by at least half, much ahead of 2030। नेशनल एमपीआई के बारे में पढ़ें तो जो फर्स्ट रिलीज किया गया था 2021 में किया गया था बेस्ड ऑन डाटा टेकिंग फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। नीति आयोग जो है वो एक नोडल एजेंसी है एमपीआई की। मेथोडोलॉजी जो यूज होती है कंप्यूटिंग इंडियाज नेशनल एमपीआई, वो कौन सी मेथोडोलॉजी है? अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी। This method can show both breadth incidence and depth intensity of poverty. It identify people as poor or not poor based on dual cutoff counting method. According to the AF methodology, a individual is considered MPI poor अगर जो deprivation square जो स्कोर है वो या तो इक्वल है या तो एक्सीड कर रहा है इंडियाज नेशनल एमपीआई पॉवर्टी कट ऑफ 33%, इससे ज़्यादा है। ठीक है। यूपीएससी में 2019 में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई किसी एक साल में इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन हायर इन सम स्टेट देन इन अदर, जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो हायर है कुछ स्टेट्स में अदर के मुकाबले में, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका आंसर था क्यों? क्योंकि जो प्राइस लेवल जो होते हैं वो वरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हम बात करते हैं कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। देखिए हेड काउंट रेशियो हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर बाय टोटल पॉपुलेशन। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, देखिए हेड काउंट रेशियो में पता चलता है कि कितने पुअर हैं, कितने लोग पुअर हैं। जब हम एक मल्टी डायमेंशनल पुअर पर्सन्स को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग पुअर हैं। और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बताता है कि मतलब कितने ज़्यादा पुअर है, हाउ पुअर आर द पुअर। क्या ठीक है। तो उसमें हम कैसे पता चलेगा? द वेटेज वेटेड डेप्रिवेशन स्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर पीपल, जितने भी पुअर पीपल है उन सबका स्कोर सम कर लिया जाएगा और फिर डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल से। फिर एमपीआई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं हेड काउंट रेशियो को और इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को, और इससे पता चलता है डिग्री टू विच दे आर डिप्राइव्ड। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द यूपीपीसीएस पे मिला है और ये यूपीएससी में भी आया है कि जो ग्लोबल एमपीआई है वो किसने रिलीज किया है? यूएनडीपी में करता है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिलकर करता है। और इसे फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो 2010 में किया गया था। ठीक है। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो ग्लोबल हमारा एमपीआई है उसमें 10 इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल एमपीआई मॉडल है उसमें 10 ओरिजिनल इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल एमपीआई के साथ साथ दो इंडिकेटर और ऐड किए गए हैं, मतलब 12 इंडिकेटर है। कौन से? मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए हेल्थ, हेल्थ में आ जाता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ जो कि इंडिया के उसमें है, ग्लोबल में नहीं है। एजुकेशन में आता है ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है कुकिंग फूड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2012 में, जो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स है डेवलप जो कौन करता है? एक्सपर्ट पॉवर्टी एंड
ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी सपोर्ट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑप्शन था डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ assets and services at household level, purchasing power parity at national level, extent of budget deficit and GDP growth at national level। तो आपने देखा इसके इंडिकेटर्स में क्या है, सिर्फ जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही सही है, बाकी दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, इस वाले पॉइंट में आप ध्यान से पढ़िएगा, जो पर कैपिटा इनकम है, लिटरेसी रेट है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसे इंक्लूड नहीं किया गया है एमपीआई में, और ऐसे ही जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और यही ट्रिक हो जाती है लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में। गवर्नमेंट ने जो है वो सेव करा है 2.73 लाख करोड़ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी फ्रॉम 2014 टू 2023 बाय अडॉप्टिंग डीबीटी टू सेंड मनी टू टारगेटेड बेनिफिशियरी एंड वीडिंग आउट बोगस अकाउंट, ऐसा इन लोग का कहना है, ठीक है। अमाउंट डीबीटी के बारे में पढ़ें तो इसे वैसे तो 2013 में लाया गया था कुछ डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके बाद ऑल ओवर द कंट्री इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2014 में। कुछ स्कीम जो कि अंडर डीबीटी हैं, एक तो कैश ट्रांसफर है जिसकी पहल हो गया, मनरेगा हो गया, नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, इन काइंड ट्रांसफर में है गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल थ्रू एन इंटरमीडिएट एजेंसी जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और अदर ट्रांसफर हो गया जैसे फ्रॉम द गवर्नमेंट to different non-government functionaries who help in facilitation of various government schemes till the last mile, जैसे कि आशा वर्कर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, आंगनबाड़ी वर्कर अंडर आईसीडीएस एक्सेट्रा। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो कि रिकॉग्नाइज की गई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज वर्ल्ड लार्जेस्ट डीबीटी, तो कौन सी स्कीम है? पहल, जिसे लॉन्च किया गया था 2014 में, और पहल जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? सब्सिडी टू द एलपीजी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था 2019 में, और अभी भी इंपॉर्टेंट है पहल स्कीम। नोडल एजेंसी क्या है? डीबीटी मिशन की कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर सेक्रेटरी एंड डिसबर्समेंट चैनल किया जाता है थ्रू पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं है डीबीटी स्कीम के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग विल कवर 2 करोड़ वुमेन अंडर द लखपति दीदी स्कीम्स विच एम्स टू एनकरेज देम टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस। लखपति दीदी स्कीम्स है क्या? लखपति दीदी स्कीम को लॉन्च किया गया था 2023 में। कौन सी स्कीम ने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। ऑब्जेक्टिव है इसका टू इनेबल रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख पर एनम, ठीक है। एंड अप्रोच है, इट इज बेस्ड ऑन द वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच। एक्टिविटीज कवर्ड होंगी कि वुमेन को ट्रेन किया जाएगा स्किल्स में, जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, एलईडी बल्ब मेकिंग हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, रिपेयरिंग ड्रोन्स एंड अमंग अदर। कुछ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखिए एसएचजी सक्सेस स्टोरी कुदम श्री आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कितना आता है? केरल का है ये। एसएचजी जीविका बिहार का है, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र का, और लूम्स लद्दाख का। सिग्निफिकेंस आप देख ही सकते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, ह्यूमन एम्पावरमेंट होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, पॉवर्टी एलिवेशन होती है क्योंकि इनकम मिलती है दूसरी एक्टिविटी से, इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स, एंड डिक्लाइन इन शेयर ऑफ इन्फॉर्मल लोन। मेजर इनिशिएटिव्स कौन से हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे कि स्कीम्स हो गई, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। कब लॉन्च किया गया था? इसे 2011 में किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को किया गया था 2016 में, जो कि सब स्कीम है डे एनआरएलएम के ऊपर वाली स्कीम की। और इसका है पर्पस हेल्प एसएचजीज टू सेटअप एंटरप्राइजेस एट द विलेज लेवल इन नॉन फार्म सेक्टर्स। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 में, अगेन इट इज अ सब स्कीम अंडर डीआरएलएम। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। वुमनिया इनिशिएटिव है 2019 में आया था, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन टू वीमेन एसएचजीज 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनके यार आप बहुत अच्छे से, और मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये 2023 की स्कीम है तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसका फीचर है टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन एसएचजीज ड्यूरिंग द पीरियड 2023 टू 2025-26 फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। नेक्स्ट है एसएचजी बैंक लिंकेजिंग प्रोजेक्ट, और तो ये है इट इज़ अ सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल जिसे लॉन्च किया था नबार्ड ने 1992 में। और ये यूपीपीसीएस का ना फेवरेट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, ठीक है। पूछ लेगा नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और ये जो मॉडल है ये कब किया गया लॉन्च, इस तरीके से पूछ लेता है। इसका कंपोनेंट देख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या है? ट्रेनिंग देना है बैंक ब्रांच मैनेजर्स को और बैंक सखीज एट रूरल बैंक ब्रांचेस को। इनिशिएट करना है कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट मैकेनिज्म एट रूरल बैंक ब्रांचेस और क्रेडिट लिंक ऑफ एसएचजीज।
माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया की एक रिपोर्ट है रिसेंट की, माइक्रो मैटर्स माइक्रो व्यू, जो कि रिलीज़ किया है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने। एमफिन जो है एक एसोसिएशन है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, एनबीएफसी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2019 में। इट इज़ अम्ब्रेला बॉडी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कि जो एनबीएफसी एमएफआई फॉलोड बाय बैंक्स आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ माइक्रो क्रेडिट अमंग अदर रेगुलेटेड एंटिटीज। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, ठीक है। तो और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रॉस एनपीए डिक्रीज हो गया है, 2.7% ही बचा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और शेयर जो है ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट का वो डिक्रीज हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसका टॉपिक है फिस्कल पॉलिसीज और फर्स्ट टॉपिक है स्टेट फाइनेंसेस। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं मैं आपको वही पढ़ा बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है, दिया है कि आरबीआई ने रिसेंटली एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है, स्टेट फाइनेंस आ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023। अब ये एक क्या है, एनुअल रिपोर्ट है ना, तो इसलिए इसके कुछ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में एज इट इज़ आ जाते हैं, और यूपीएससी में आए भी हैं, ठीक है, और यूपी पीसीएस में भी आएंगे अभी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो रहा है यूपी पीसीएस का भी। आरओ का पेपर देखा आपने, कितना अजीब था ना पेपर। तो कैपिटल रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, एक तो कैपिटल आउटलेज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6, जो कि है 22.9% है जीडीपी का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो स्टेट्स का है वो डिक्लाइन हो गया है 31% से 27.5%, सपोर्टेड बाय फिस्कल कंसोलिडेशन। स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम टू 8.8%। अब इसमें पॉइंट क्या आ जाता है आपका, देखिए ऐसे तो नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेता है जैसे कि पूछा था यूपीएससी में क्वेश्चन, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट। ऑप्शन में था स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, जब डिक्रीज हो रहा है तो स्लो होगा ना इकोनॉमिक ग्रोथ में, और लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेकंड वाले पॉइंट का, लेकिन फर्स्ट वाला इसका आंसर था। उसी तरीके से टैक्स बॉयंसी क्या होता है, टैक्स बेस क्या होता है, टैप टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बढ़ने पर घटने पर, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप यूट्यूब पे जाइएगा और उस पर ये टॉपिक डालिएगा और अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंक्रीज टैक्स buoyancy with implementation of जीएसटी। टैक्स buoyancy होता है, it refers to the responsiveness of tax revenue received to changes in national income। अगर टैक्स buoyancy ग्रेटर है 1 से, then it signifies that tax revenue grows at faster rate than the growth in national income। और अभी का ये डाटा है, देखिए न्यूज़ में था ये, कि डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है, ये डिक्लाइन हुआ है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इट रोज टू 15 ईयर्स हाई इन फाइनेंशियल ईयर 23। और टैक्स वायंसी है वो डिप्ट हो गई है, टैक्स वायंसी लो हो गई है 1.18 इन 2022-23। अगर टैक्स वायंसी ग्रेटर होती है 1 से, तो इट रिफ्लेक्ट्स द फास्टर ग्रोथ इन टैक्सेस एज अगेंस्ट द कंट्रीज नेशनल इनकम। नेक्स्ट है जो एन के सिंह की जो कमिटी थी उसकी रिकमेंडेशन पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, जो फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाला भी ये पूछा जा चुका है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द कंबाइंड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 60% बाय 2023। और उसमें क्या किया था यूपीएससी ने कि इसमें ना, इसमें ये जो जो डाटा है ना, 40% ऑफ सेंटर 20% ऑफ स्टेट, इसमें थोड़ा हेरफेर कर दिया था, जिसको पता था उसका आंसर सही हो गया था। The committee suggested incorporating escape clause that allow deviation from the fiscal target under specific circumstances। जैसे escape clause जैसे कि है कि जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है ना, उसमें था कि आप एस्केप तब हो सकते हैं जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी आ गई है, एक्ट ऑफ वॉर, नेशनल कैलेमिटी आ गया होगा, तब फिजिकल टारगेट से आप डेविएट हो सकते हैं, वरना आपको फिजिकल टारगेट को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ रुपीज 56,415 करोड़ इन 16 स्टेट। अंडर स्कीम है एक स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि कब लॉन्च हुई है, यूनियन बजट 2023-24 में, क्योंकि अब ये स्कीम जो है वो बजट 2023-24 में लॉन्च हुई है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट टू कैपिटल स्पेंडिंग बाय स्टेट टू हैव अ हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सिस्टेंस प्रोवाइड करना, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देना टू एन ओवरऑल सम ऑफ रुपीज 1.3 लाख करोड़ टू द स्टेट। टोटल मिला के 8 पार्ट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है, आप चाहे तो एक बार उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट जो है वो है
allocated among the state in proportion to the share of सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटी एज पर द अवार्ड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन से याद आया, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के बॉक्स में कि जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं वो कौन है, और जो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं वो कौन है। ठीक है, और मुझे इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं पब्लिक डेप्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। IMF in its annual article consultation report has highlighted that India's public debt to GDP ratio at the general government level has barely increased from 81% in 2005 to 6 to 84% in 2021-22 and back to 81% in 2022-23। पब्लिक डेब्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पब्लिक डेब्ट का वैसे इन्होंने इस तरीके से बता रखा है कि दो है, एक तो इंटरनल डेब्ट आ गया और एक्सटर्नल डेब्ट आ गया। इंटरनल डेब्ट में आ जाता है हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आ गया जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए और कैश मैनेजमेंट बिल हो गए। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आ जाता है इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग एक्सेट्रा। एक्सटर्नल डेब्ट हो गया जैसे बाहर से जो लेते हैं फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसी जैसे कि IDA, IBRD, दैट इज वर्ल्ड बैंक और ADB। देखिए यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2019 में क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट ओड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। जो एक्सटर्नल डेब्ट वाला जो पोर्शन है, सबसे ज्यादा किसने गवर्नमेंट एंटिटीज ने लिया हुआ है। ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, सब बोला था। तो इन दोनों ही ऑप्शन में से दोनों सही नहीं थे। ठीक है, पब्लिक डेब्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पब्लिक डेब्ट नोट्स लाइबिलिटीज पेएबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आता है कौन सा आर्टिकल में, 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब करंट स्टेटस क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट जो है वो कितना है, 57% है ऑफ GDP का। जनरल गवर्नमेंट डेब्ट क्या है, 81% है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जनरल गवर्नमेंट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है इंटरनल डेब्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। इंटरनल डेब्ट जो है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 94.6% ऑफ द पब्लिक डेब्ट। अब एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि एक्सटर्नल डेब्ट कॉन्स्टिट्यूटेड 94.6% ऑफ पब्लिक डेब्ट, तो हमें लगेगा ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल डेब्ट ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि जो डेब्ट है या कोई भी लोन ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो वो इंटरनल है। एक्सटर्नल ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसकी कंडीशंस भी होती है। अगर हम किसी एजेंसी से ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो थोड़ा कुछ कंडीशंस भी होते हैं और ग्लोबली भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उस बात का, तो इसलिए इंटरनल डेब्ट है। रीजंस और इम्प्लीकेशंस क्या है हाई पब्लिक डेब्ट की। देखिए रीजंस है, एक तो फिजिकल स्टेबलाइज टू सपोर्ट द इकोनॉमी, जो कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ था उसे सपोर्ट करने के लिए। और इंडिया जो है ना रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट कर रहा है। एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लेके आ रहा है विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू स्ट्रीम, जो कि लीड कर रहा है इंक्रीज बोरिंग टू फंड दिस प्रोग्राम, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इंटरेस्ट डेब्ट। इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन ये हुई है इस चीज़ की कि फिजिकल रिसोर्स फॉर मीटिंग इमर्जिंग प्रायोरिटीज जैसे क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हो गए, ग्रीन ट्रांसिशन हो गए, उनके लिए फिजिकल रिसोर्सेज जो पैसे हैं ना वो कम कर दिए गए हैं। तो कम नहीं बोल सकते आप, लिमिट कर दिए गए हैं। और हाई इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर 5% ऑफ GDP इन इंडिया। ठीक है, 5% ऑफ GDP इन इंडिया अकाउंट कर रहा है एंड रफली ट्वाइस द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्री एवरेज, जो कि दुगनी है, जो कि इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्री दूसरी कर रही है। और इट लेड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज अ रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू, क्योंकि जो है जो पैसे दिए जा रहे हैं वो उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हाई रेट पे दिया जा रहा है लोन वगैरह, तो प्राइवेट में जो है इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है एनुअल इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2023। इसका आप हाइलाइट देख लीजिए। एक तो बोला है कि हिस्टोरिक राइज हुआ है डेब्ट में, पब्लिक एंड पब्लिकली ग्रांटेड डेब्ट सर्विस मैनेजमेंट बाय द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टोटल्ड इतना। और आउटफ्लो ऑफ मनी ड्यू टू टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज इन एडवांस इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स फाउंड अट्रैक्टिव रिटर्न्स इन US एंड यूरोपियन बॉन्ड मार्केट, इसलिए जो है मनी का आउटफ्लो हो रहा है। क्राउडिंग आउट ऑफ प्रायोरिटीज डेब्ट सर्विसिंग क्राउड आउट स्पेंडिंग ऑन अदर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ऑफ बजटिंग बोरिंग बोरोइंग। ऑफ बजटिंग बोरिंग होता है क्या है, ऑफ बजट बोरिंग इज रिफर्स टू बोरिंग जो कि बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ऑल्दो बजटरी रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है उनके रीपेमेंट के लिए। दस OBB इज नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल इंडिकेटर। फिजिकल इंडिकेटर में कैलकुलेट तो नहीं की जा रही है लेकिन उनका फिजिकल इम्प्लीकेशन है। ऑफ बजट बोरिंग टेकन
नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेता है बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है उसके डायरेक्शन पे लेते हैं। जैसे कि अगर कोई लोन ले रहा है एफसीआई फॉर पेइंग फूड सब्सिडी बिल, जब हालाँकि ये वाली जो प्रैक्टिस है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। रीज़न्स क्या है? रीज़न है एक तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो दिए गए हैं एफआरबीएम एक्ट 2003 जो कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले एनके सिंह कमेटी का। तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट से ना बढ़े ना आगे, इसलिए वो ऑफ बजट बोरिंग का सहारा लेती है और अवॉइड करती है बोरिंग लिमिट अंडर आर्टिकल 293 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल मैंडेट करता है स्टेट्स टू टेक कंसेंट ऑफ द सेंटर बिफोर रेजिंग एनी लोन इफ दे हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर और लोन वेयर द सेंटर इज गारंटर। अवॉइड करती है डिले इन सेंट्रल ग्रांट और रिडक्शन इन अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ऑब्वियस सी बात है, लिमिट कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ हाई ऑफ बजट बोरिंग। एक हिडन लाइबिलिटी है जो कि कॉज कर सकती है एक डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट और एडवर्सली इफेक्ट करती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मेथड क्या है ऑफ बजट बोरिंग के? नेशनल सेविंग स्कीम्स हो गई, गवर्नमेंट फुल्ली सर्विस बॉन्ड हो गया, डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट बोरिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो क्वार्टर 2 था लास्ट का ईयर का 2023 का, उसमें बोला गया है कि 1% ऑफ जीडीपी डिक्लाइन हो गया है करंट अकाउंट डेफिसिट। हम पढ़ लेते हैं करंट, देखिए एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये देखिए ये टेबल है, अच्छे से आप देख लीजिएगा, एक एक शब्द देख लीजिएगा इसका कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट अकाउंट और क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है विजिबल और अनविजिबल। एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि करंट अकाउंट के पोर्शन में कौन सा विजिबल करता है कॉन्स्टिट्यूट और कौन सा अनविजिबल करता है, और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? इट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड टिपिकली अ ईयर। करंट अकाउंट जो है दो अकाउंट होते हैं, जैसे दो इसमें के दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट ऑफ कंट्री। ट्रांसफर पेमेंट आर रिसिप्ट बाय द रेसिडेंट फॉर फ्री विदाउट एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट इन रिटर्न। इट इंक्लूड रेमिटेंस गिफ्ट एंड ग्रांट। कैपिटल अकाउंट होता है सेकंड अकाउंट जो कि रिकॉर्ड करता है इंटरनेशनल परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट जैसे कि मनी स्टॉक बॉन्ड्स एक्सेट्रा फॉर स्पेसिफाइड टीम। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। रीजन, अभी रीजन क्या है इंडिया की इंक्रीज करंट, रीजंस क्या होते हैं अगर इंक्रीज हो जाए करंट अकाउंट डेफिसिट? एक तो हायर ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इम्पोर्ट का, और डिक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्ट का, जो कि करेगा क्या, कॉज करेगा बाइंडिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। क्यों? क्योंकि आप सामान मंगा तो ज़्यादा रहे हो लेकिन भेज ज़्यादा रहे हो, ठीक है? मंगा ज़्यादा रहे हो लेकिन भेज कम रहे हो। मंगा रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? जब आप दूसरी कंट्री से ज़्यादा इम्पोर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है ना वो खाली होगा, आप माइनस में जा रहे हो ना, ठीक है? और एक्सपोर्ट आप कब कर रहे हो? मतलब कि जो अपना जो वहाँ से जो पैसे हुए हैं वो आप कम ले रहे हो, तो एक डेफिसिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। सर्विंग रेसिप्ट डिक्लाइन। नेट सर्विसेज रिसिप्ट डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैवल एंड बिजनेस सर्विसेज। इम्पैक्ट करता है ग्लोबल फैक्टर्स को। राइजिंग ऑयल प्राइसेस, एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर। अगर ऑयल प्राइस, ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ऑयल प्राइसेस अगर कहीं भी इंक्रीज होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी पे, जो कि इंक्रीज़ करते हैं इम्पोर्ट कॉस्ट। हम लेंगे ऑयल, ऑब्वियसली हम ऑयल लेंगे और इससे हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट अफेक्ट करेगा। एफडीआई डिक्लाइन डिक्लाइन नेट एफडीआई डिक्लाइन जो होता है हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट में, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा ओवरऑल बैलेंस को। वही थ्रेड्स बताए हैं कि अगर इंक्रीज होता रहा करंट अकाउंट डेफिसिट तो इम्पैक्ट क्या करेगा। वैसे तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में बोला था गया था कि इंडिया कब तक सस्टेन कर सकता है जब तक करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 से 3% चला जाए जीडीपी विदाउट गेटिंग एन इनटू एन एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस। लेकिन अगर डेफिसिट होता है इससे ज़्यादा, बट डेफिसिट बियॉन्ड दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन फॉलोइंग। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पुल कर लेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और लिमिट कर देगा कैपिटल फ्लो को। एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड फ्यूल इन्फ्लेशनरी कंसर्न, और इट लीड टू द फर्दर रिडक्शन इन डोमेस्टिक सेविंग लीडिंग टू लोअर इन्वेस्टमेंट। सेविंग, देखिए सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और ये हमारी इकोनॉमी पे ग्रोथ करेगा।
पेमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा, दे कैन लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि अभी-अभी रिसेंटली देखने को मिला था कहाँ पे? श्रीलंका में। Next is rated securities. Center will borrow 6.5 trillion from the market for the second half of ongoing financial year. This market borrowing will finance the government budgeted fiscal deficit of 5.9%. इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपना ध्यान रखिए कि जीसेक्स होते क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इशू क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं, विच एक्नोलॉज द गवर्नमेंट डेप्ट ऑब्लिगेशन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि जीसेक्स को सिर्फ सेंटर कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता इशू, ऐसा वो गलत हो गया था। ठीक है, और ये वाला दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि जीसेक्स कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, और इन्हें क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डेटेड जीसेक्स आर सिक्योरिटीज विच कैरी अ फिक्स और फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट रेट विच इज पेड ऑन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दीज आर पेड ऑन फेस वैल्यूज, तो हाँ ये बिल्कुल सही था। कुछ और टाइप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़ ले तो देखिए, ट्रेजरी बेस्ड पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2018 में। एग्जाम में था कि ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें इशू कर सकता है सेंटर ओनली, नॉट बाय स्टेट, तो बिल्कुल सही था, इन्हें सिर्फ सेंटर ही इशू करता है। और देखिए, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिन्हें 1 साल से कम के लिए इशू किया जाता है। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू करा जाता है तो उन्हें लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बोल दिया जाता है। तो 91 डेज, 182 डेज और 364 डे के लिए करा जाता है, और ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज है एंड पेज नो इंटरेस्ट, और इशू करा जाता है एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू, एग्जाम में एज इट इज यही सेंटेंस आया था। नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल जो होते हैं सिमिलर होते हैं ट्रेजरी बिल के, लेकिन इन्हें इशू किया जाता है मेच्योरिटीज लेस देन 91 डेज, मतलब 91 डेज से भी कम के लिए इशू किया जाता है, और ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू करती है गवर्नमेंट टू मीट द टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस। नेक्स्ट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर डेटेड सिक्योरिटीज इशूड through normal auctions by the state government similar to dated GSECs। GSECs को इशू कैसे किया जाता है, इन्हें इशू किया जाता है थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय आरबीआई ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई कुबेर। सब सारी बैंक मोस्टली जो है उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो मेंबर हैं इसकी ई कुबेर की और टेक पार्ट कर सकती हैं ऑक्शन में। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि एफपीआई और कॉर्पोरेट्स को भी अलाउ किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन द जीसेक्स मार्केट। नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, यूपीएससी में ऑलरेडी 2022 या 2023 में यही क्वेश्चन आया था कि इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है वो इन्फ्लुएंस करेगी किन किन रीजनों से। तो तीनों ऑप्शंस में थे इसके और तीनों ही सही थे। अगर कोई एक्शन होता है यूएस फेडरल रिजर्व पे तब भी करेगी इन्फ्लुएंस, एक्शन करेगा कोई आरबीआई बॉन्ड यील्ड पे तब भी करेगी इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी इन्फ्लुएंस करेंगे। बॉन्ड यील्ड देखिए, बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू रिसीव ईच ईयर ओवर इट्स टर्म टू मैच्योरिटी, और इट इज इन्वर्सली रिलेटेड विद प्राइस। जब प्राइस जो होगा बॉन्ड का कम होगा तो यील्ड जो होगी वो राइज होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस वाले, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की गई है और उसमें बोल दिया है कि 28% जीएसटी लगेगा ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज में। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा था कि जीरो स्लैब में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट दे दिया था, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा 28% में कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट ये पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ ऑनलाइन गेम्स कौन से। एक तो गेम ऑफ स्किल्स होते हैं जैसे कि इन विच द आउटकम डिपेंड ऑन द प्लेयर्स एक्सपर्टाइज प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड नॉट मेरली ऑन चांस। और गेम ऑफ चांस जैसे कि रैंडमाइज्ड इवेंट पे होता है डिसाइड, जैसे कि बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, एंड इट रिप्लेस डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विस टैक्स। इट इज़ अ सिंगल डोमेस्टिक इंडायरेक्ट टैक्स लॉ है फॉर द एंटायर कंट्री, एंड इट इज़ अ मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। आइडिया जो था नेशन वाइड जीएसटी का वो किसने दिया था, फर्स्ट प्रपोज बाय द कैलका टास्क फोर्स ऑन इंडायरेक्ट टैक्सेस इन 2000। एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रतिदिन एक वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जीएसटी का, जिसे रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है सीबीआईसी के द्वारा प्रतिदिन, ओके। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल जीएसटी को कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेवेन्यू
दोनों में इक्वली शेयर होता है। स्टेट जीएसटी का भी ऐसा ही होता है, स्टेट जीएसटी को स्टेट करता है शेयर कलेक्ट, और इंटर स्टेट जीएसटी जो होता है आईजीएसटी, इसे कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल शेयर करता है आईजीएसटी रेवेन्यू विद स्टेट बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेटेड टू द जीएसटी, जैसे कि हो गया जीएसटीएन। जीएसटीएन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसे क्रिएट किया गया था to provide the IT backbone for the GST system, including taxpayer registration, return filing, and tax payment. और GST approved the conversion of GSTN into government company. इसके लिए 100 GSTN में क्या है ना, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, 50% विद यूनियन गवर्नमेंट एंड 50% ज्वाइंटली विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। नेक्स्ट है जी स्टैट जीएस एपिलेट ट्राइब्यूनल, एक स्टैचुटरी बॉडी है, स्टैब्लिश हुई है अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, and it is a form of second appeal in GST laws and is the first common form of dispute resolution between the center and the state. इसमें मेंबर्स का कॉम्पोजिशन देख लीजिएगा कि इट मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर और प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी विल बी 50 ईयर्स। वैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है हम देखते हैं कि हमेशा 60-65 होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इंक्रीजेस एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी फॉर 67 टू 70 ईयर्स। मिनिमम एज है, ठीक है, 50, और अब क्या कर दिया है, प्रेसिडेंट के लिए 70 कर दी है एज, और मेंबर्स के लिए कितनी कर दी है, 65 से 67। जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ें तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। एस्टेब्लिश कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, अंडर आर्टिकल 279A। इट इज़ अ जॉइंट फॉर्म ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। चेयरपर्सन कौन है, यूनियन। हम देखिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसटी एक तो नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एस्टेब्लिश बाय द प्रेसिडेंट, एंड इसकी चेयरपर्सन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। डिसीजन मेकिंग होगी थ्रू वोटिंग, डिसीजन रिक्वायर 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और सेंटर का शेयर कितना है, 33% ऑफ वोट्स कास्ट। नेक्स्ट इज टैक्स बाइंडिंग टैक्स बेस। अब देखिए मैंने बोला था आपको कि टैक्स बेस हो गया, टैक्स बायंसी हो गया, टैक्स इफेक्ट हो गया, ये सारे चीज़ों का बढ़ने से घटने से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं यूपीएससी में पहले, और अभी भी रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है ना, वही चीज़ें होती हैं लौट फिर के। कुछ करंट अफेयर्स में हाँ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, कुछ एक्ट बन गया, कुछ हो गया, वरना कि वही इन्फ्लेशन हो गया, वही डब्ल्यूपीआई है, वही सीपीआई है। तो थोड़ा चीज़ें आपको ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, तो इकोनॉमी आपके लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। Next is binding tax base. The government has highlighted that the introduction of new tracking features had helped in binding the tax base. Steps कौन से दिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, तो क्रॉस रीडिंग कराया गया था पैन का विद बैंक अकाउंट एंड आधार, हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू ट्रैक ऑल फॉर्मल ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीडीएस कोड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डाटा रिसोर्स। करंट सिनेरियो क्या है टैक्स का, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो, रेशियो ऑफ टैक्स रिवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कंट्री कंपेयर टू कंट्री जीएसडीपी। तो इसमें क्या है देखिए 11.1% है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स का कितना है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ज़्यादा है किसका, इनडायरेक्ट का, नहीं डायरेक्ट का ज़्यादा है, दैट इज 6%। एंड इट इज यूजफुल मेजर ऑफ कंट्रीज कैपेसिटी टू जनरेट टैक्स रेवेन्यू विद रेस्ट टू द साइज ऑफ कंट्री इकोनॉमी। और डिक्रीज हो जाता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो क्या इंडिकेट करता है कि इट स्लोज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 5.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कर रही है। और कॉन्सेप्ट जो दिया था इनकम टैक्स का वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में बाय जेम्स विल्सन, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में। और इस टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 1860 में जो हमारे इंडिया के वॉइसराय थे वो कौन थे। नेक्स्ट इज देखिए इस ऐसे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स बायंसी एट 2.52 वाज हाईएस्ट इन लास्ट 15 ईयर्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। रीज़न क्या है लो टैक्स बेस का, एक तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर जो कि लार्जली डील कर रहे हैं कैश में और मेक कर रहे हैं ट्रैकिंग डिफिकल्ट। टैक्स एग्जम्पशन कर दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए जो कि एक प्राइमरी इनकम सोर्स है, कितने नियरली 60% ऑफ इंडियंस के लिए। हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन अबाउट 5 lakh केसेस पेंडिंग इन द कंट्री, lack of technical expertise and resources, financial and manpower resulting in less effective tax administration। एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था 2012 में, एंड इट रिफ्यूज रिफर्स टू टैक्स लेविड ऑन कैपिटल रेज बाय द अनलिस्टेड कंपनी।
Objective was to deter generation and use of unaccounted money through subscription of share of a closely held company at value which is higher than fair market value. एंजल टैक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए फर्स्ट तो हम पढ़ लेंगे कि जो पॉलिसी को रीइंफोर्स किया गया है यूनाइटेड नेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक ने, और इंडिया ने कब किया था अडॉप्ट, यूएन एफपीओएस 2016 में किया था। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं क्या कोर स्टैटिस्टिक के, एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट एज पर लेट डाउन प्रोटोकॉल, कंफर्म करना चाहिए प्रिस्क्राइब डेफिनेशन को, टू बी अपडेटेड पीरियोडिकली एंड टू बी मेड अवेलेबल एट वेरियस डिसएग्रीगेटेड लेवल। इसे पढ़ लीजिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को कौन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 2006 में। और बस इतना ही पढ़ना है। 2 पॉइंट हो गए हैं, 2 टॉपिक हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक है इसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। रिसेंटली बोला गया कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है 55.2% से 57.9%। सबसे पहले तो डाटा आप यही याद रखेंगे। और मेल का हो गया 78.5 और फीमेल का हो गया 37%। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इस पीढ़ी का वन लाइनर का करंट अफेयर कर रहे हैं हम, जिसमें हमने नवंबर में ये पढ़ेंगे हम कि नवंबर करंट अफेयर में एक डाटा ये भी दिया गया है, ठीक है। देखिए स्पीडी का जो करंट अफेयर है ना वन लाइनर, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। फ्रॉम मैं आपको बोलती हूँ सितंबर अक्टूबर से जनवरी तक तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद तो वो तो ईयरली आता है ना, बाकी वन लाइनर हम देख लेंगे। लेकिन उसमें से ना यूपीएससी में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होते हैं वन लाइनर में, पीडी में, ठीक है। और गाइज आप प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। अबाउट पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, इसे लॉन्च करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ इन 2017। की ऑब्जेक्टिव क्या है, to estimate the key employment and unemployment indicator annually evaluated on activity status। देखिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो करंट वीकली स्टेटस है अर्बन एरियाज के लिए होता है सिर्फ ऑन इंटरवल ऑफ 3 मंथ, और यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में एनुअली आता है। की इंडिकेटर्स क्या है जो कि यूज होते हैं इसमें, एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसको निकालेंगे कैसे, परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स दैट इज वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था ईपीएफओ में, ठीक है, एज इट इज पूछ लिया गया था। वर्क पॉपुलेशन रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अगेंस्ट अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। और एक्टिविटी स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड। और यूजुअल स्टेट में रेफरेंस पीरियड होता है 365 डेज, और करंट वीकली स्टेटस में होता है रेफरेंस पीरियड 7 डेज। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी दिया गया है वीमेन इन लेबर फोर्स की स्टडी पर, किसको, क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है फॉर एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लेबर मार्केट आउटकम। नोबेल प्राइजेस के बारे में पढ़ें तो इंटरनेशनल अवार्ड है जिसे दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा, और किसकी उस पे, अल्फ्रेड नोबेल की उस पे दिया गया है। 1901 में स्टार्ट किया था 5 कैटेगरीज में, लेकिन जो 6 कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंस, उसे इंस्टीट्यूट किया गया था 1968 में बाय रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन, और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था इसे 1969 में। एंड ये वाला पॉइंट मैंने पहली बार पढ़ा कि जो नोबल स्टैच्यूज होते हैं उन्हें प्रोहिबिट कर देते हैं जजेस को फ्रॉम डिस्कसिंग देयर डेलिब्रेशन फॉर 50 ईयर्स तक। बेसिकली देखो इन्होंने इसमें यही बोला है अपनी स्टडी में, जो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है इस बात पे मिला है। इसमें बताया गया कि देखिए इधर जो 1790s के टाइम पे, जो इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम पे क्या था कि जो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन रेट था जो वीमेंस का वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बस फिर एग्रीकल्चर से फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री हुई, ये कम होता चला गया, ठीक है, कम होता चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1910 के बाद उधर इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद क्या हुआ कि सर्विस सोसाइटी कॉन्ट्रासेप्टिव बिल आ गया, एक चेंजिंग एक्सपेक्टेशन हो गई, एक्सपेंडिंग एजुकेशन हो गई, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या हुआ है, उसी तरीके से मैरिड वुमेन का जो वर्क में है वो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है।
गिग इकोनॉमी का पढ़ लेते हैं। देखिए गिग इकोनॉमी न्यूज़ में रहती ही रहती है, जैसे कि ज़ोमैटो हो गया, स्विगी डिलीवरी राइडर्स हो गए, ब्लिंकिट वर्कर्स हो गए, ये सब गिग इकोनॉमी के पार्ट है। गिग इकोनॉमी होता क्या है? इट इज़ अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। गिग वर्कर वो होते हैं जो कि अपनी लाइवलीहुड एंगेज करते हैं आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय अरेंजमेंट। इन्हें हम 2 बोल सकते हैं, 2 टाइप के प्लेटफ़ॉर्म गिग वर्कर जो कि वर्क बेस्ड ऑन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी, ओला और नॉन प्लेटफ़ॉर्म गिग वर्कर्स जो कि जनरली कैजुअल बेस्ड और ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं कन्वेंशनल सेक्टर्स में। रीज़न क्या है इंक्रीज़ इन गिग इकोनॉमी? एक तो इंटरनेट का यूज़ बहुत बढ़ गया है। दूसरा इंक्रीज़ हो गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम का। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म बढ़ गई है, चेंजिंग वर्क अप्रोच, राइजिंग डिमांड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़। आप ये पढ़ सकते हैं कि कोड ऑन वेजेस 2019 में आया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में आया था और इतना मुझे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट लगा नहीं। तो गाइज़ ये थे ये 3 टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज़ और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बाद हम सेकंड वीडियो भी लेके आएँगे। ऐसे ही 3 से 4 वीडियो में एटलीस्ट हम करेंगे ये टॉपिक्स कवर। उसके बाद एक कंपाइल्ड वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।